नमस्ते। मैं आपको आज आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने लाइट सेक्शन के बारे में आपको कुछ बताया था। तो कुछ जो बच्चे बाहर से सीख के आते हैं या सीख चुके हैं और उसके बावजूद भी थोड़ा सा वो फंस रहे होते हैं लाइट से रिलेटेड, तो उसमें वो कंफ्यूज ये रहते हैं कि ये जो लेग वाली भी आईसी है, इस आईसी में क्या पर्टिकुलर वर्किंग है, क्या हिसाब किताब है। कहीं ना कहीं मतलब एक कमी रह जाती है, चाहे वो हमसे हो या किसी और ट्रेनर से हो या किसी से भी हो, उससे इतना इशू नहीं है, या बच्चे की वीकनेस से हो। अब हमारा जो मेन पर्पज़ है वो उनको सपोर्ट देने का है। तो अगर आप कहीं से सीख के भी आए हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो कुछ न कुछ काम में आएगा। और अगर कोई कमी रह जाएगी तो आप मुझे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको और भी डिटेल इसमें अवेलेबल करा देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम आपको एक ऐसा गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि आप अपने हाथ से खुद अब सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमेशा हाथ पकड़ के नहीं चलाया जा सकता। जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सकेगा उतना ज़्यादा सपोर्ट सारे इंस्टीट्यूट करती हैं। उसके बाद भी लोगों को उम्मीद ज़्यादा रह जाती है, तो हर समय टीचर अवेलेबल नहीं रहता है। इसीलिए टीचर्स क्या करते हैं, वीडियोस को पोस्ट करते हैं ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे। तो ये एक छोटा सा एक वीडियो रहेगा, मेरे ख्याल से 9:45 AM हो रहा है इस वक्त। तो 10 से 15 मिनट के दरमियान में आप कम से कम इस आईसी को वर्किंग को आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया था, जब तक ग्राफिक्स ना आए तब तक लाइट की उम्मीद मत कीजिएगा। अब ये जो ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट थी पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज की, वो कभी किसी और सेक्शन में कभी बताया जाएगा कैसे क्या होता है। फ़िलहाल ग्राफिक्स आ रहे हैं और इशू सिर्फ लाइट का है। और आपको आईसी जो मिल रही है ढूंढने पे, अच्छा ये आईसी की पोजीशंस कहाँ होगी ये भी आपको जानना ज़रूरी होता है ना। कि कभी कभी आप टीन बॉर्नियो की कोई ऐसा फ़ोन आया, भले वो लेटेस्ट से भी हो, लेकिन इसी आईसी का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप इस आईसी में इसको अगर आपको ढूंढना ही है तो जो डिस्प्ले कनेक्टर है इसके पीछे हो सकती है, इसके ऊपर हो सकती है, या इसके ऊपर कोई बड़ी आईसी लगी उसके ऊपर हो सकती है। मतलब डिस्टेंस बहुत दूर की नहीं रखी जाएगी। अगर ऐसे है, यहाँ पे आपकी आईसी है, ठीक है, तो कनेक्टर यहाँ पे होना ही चाहिए। समझ गए आप? चाहे आप किसी भी चीज़ को चेक कर लें, आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। या यहाँ पे है तो इस जगह पे आईसी, या इधर इस जगह पे आईसी। मतलब आपको बहुत ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं कि अगर कनेक्टर यहाँ पे है तो इसका मतलब ये नहीं कि आईसी कहीं और दूसरे सिटी में लगी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो टीन काटने में जब डाटा किसी चीज़ का कुछ भी अवेलेबल आपके पास ना हो, मोबाइल का या कोई भी पेपर वर्क आपके पास अवेलेबल ना हो, तब भी आप नेटवर्क सेक्शन की टीन तो उठाते नहीं, इतनी तो समझदारी आ ही जाती है। तो ऐसे केसेस में सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप चार्जिंग की तरफ जाके देख सकते हो। अगर उधर की तरफ स्ट्रिप लगाई गई है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या नियर बाय जितना नियर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखी जा सकती है पॉसिबिलिटी, उतनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जाती है आपकी कनेक्टर से आईसी की तरफ। अब यहाँ पे हम जो जानना चाह रहे थे उसमें से सबसे पहले जीआर को समझ लें, क्योंकि बहुत से लोग जीआर आपको दे के कन्फ्यूज़ कर देंगे और उससे परेशान हो जाएंगे। आईसी को हमें देना है ग्राउंड, यानी आईसी को ग्राउंड भी देना है और साथ साथ हमें एलईडी बल्ब जो लगे हुए हैं उनको भी ग्राउंड देना है, क्योंकि जितना पॉजिटिव वोल्टेज ज़रूरी है उतना ही नेगेटिव वोल्टेज भी ज़रूरी है। तो ग्राउंड हम आईसी को यहाँ से दे रहे हैं और एलईडी लाइट को हम ग्राउंड इस वाली वायरिंग की हेल्प से मदद से दे रहे हैं। अब ये साथ साथ यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एफबी, मतलब फीडबैक। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर किसी पेपर वर्क को आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने इसी सेट को पढ़ा था, तो 3733 यहाँ पे लगी हुई थी, बाद में चेंज करके 3726 कर दी गई। इसको मैंने गूगल पे सर्च किया, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस आईसी की डाटा शीट्स अवेलेबल हो गई। यानी आप चाहें तो जो भी आपके पास स्कीमेटिक अवेलेबल हो, उस स्कीमेटिक में आईसी का कोई नाम लिखा हो, उसको आप सर्च करें। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी जो पब्लिक डोमेन में डाटा शीट्स डाली गई हैं वो अवेलेबल है। आप उनसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं आ रहा है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं,
मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट 90% तक आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस को, सारी चीज़ों को समझा दूँ, क्योंकि मेरा कमिटमेंट ये रहता है कि मैं आपको उतना डीप समझा सकता हूँ जितना आप समझना चाहते हैं। तो जहाँ तक कि अब हम चलते हैं इन चीज़ों के पास, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो है फीडबैक है, यहाँ का GR हमें, क्योंकि यहाँ पे 10 ओम्स का एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड दिया जाता है और ये चला जाता है लाइट की तरफ, बाद में बताएंगे। लेकिन 10 ओम्स का होने की वजह से GR यहाँ का गिर जाएगा और गिरने के बाद हमें GR 8 के आसपास का GR आ जाएगा, यानी 0008 एकदम लोएस्ट के पास। ये जो है मेरा वोल्टेज इन है, तो वोल्टेज इन जिसमें होता है वो VPH या VSYS ही होता है। अब VPH का और VSYS का जो GR हमें मिलता है वो 350, 360, 370 अबव ही मिलता है, यानी जो GR होगा वो इससे अबव ही होगा, किसी हालत में इससे नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका GR मिल जाएगा और यहाँ के बीच में और यहाँ के बीच में सिर्फ एक कॉइल ही है। कॉइल तो DC के लिए क्या होता है, तो जंपर ही होती है। DC के लिए सिर्फ जंपर है, तो यहाँ पे कोई ख़ास GR में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आने वाला। हम मान सकते हैं 2 या 3 का फ़र्क आ सकता हो सकता हो, इतना कोई इतना नहीं। इस समय कभी कुछ बन रही हो तो रेजिस्टेंस हल्की सी क्रिएट हो सकती है, तो 368, 361 हो सकता है, 362 हो सकता है। मतलब जो ये GR होगा उससे 99.9% मैच GR इसका ही होगा। ये कंट्रोल जो है, ये कंट्रोल, ये हमारा ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन, यानी कोई लाइट को डाउन और तेज़ करने के लिए है, या कंटेंट अडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल के लिए है। कंपनसेशन कैपेसिटर अभी हम आपको दिखा देंगे मेन काम क्या है, सपोर्टिव के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, और ये हमारा एक ग्राउंड हो गया। IC टोटली एनालॉग है, कोई ऐसा मैटर नहीं है। अब इसमें कुछ ऐसा मत सोचिए कि पॉसिबिलिटी इसमें हम मतलब कुछ और दिमाग लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए बूस्ट रेगुलेटर कंट्रोल पिन, यानी जब हमको PWM के ज़रिए से कितनी स्विचिंग करानी है वो यहाँ पे पल्स आएगी। जैसे हम रेगुलेटर को डाउन और तेज़ करते हैं वैसे यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी आपने GR देख लिया, नाम पढ़ लिया, और अभी हम आपको ये स्विच जो SW वर्ड लिखा है, कुछ जगह पे आपको LX लिखा मिलेगा। ठीक है, नाम हल्का हल्का सा चेंज कर दिया जाता है। ट्रांस कंडक्टेंस एरर एम्पलीफायर आउटपुट, कनेक्ट टू एक्सटर्नल कैपेसिटर और कैपेसिटर ग्राउंड। ठीक है, ये अगर बाई चांस स्विचिंग के दरमियान में कोई चीज़ में ख़राबी आती है तो उसको रेक्टिफाई करने में, यानी फिल्ट्रेशन करने में ही आपका काम आना ही आना है। फीडबैक इनपुट फॉर करंट, यानी जो एम्पेयर जा रहा है LED को, ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा एम्पेयर जाने पे ये LED क्या होती हैं, जब हीट करती हैं तो इनकी रेजिस्टेंस कम होती है, ये और एम्पेयर डिमांड करती हैं और तेज़ ग्लो करती हैं और तेज़ हीट होती हैं। तो इस तरीके से कम IC को पता चलता रहता है कंट्रोल करने के लिए कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको हद से ज़्यादा कुछ दे दिया है और ये ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ के ज़रिए से लगाम लगी रहती है। और ये एक्सपोज पैड, ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो ग्राउंड दिया गया है, ये थर्मल कंडक्टेंस के लिए होता है। IC हीट करती है, साथ साथ ग्राउंड तो यहाँ से दिया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ IC की जो हिस्सा जो गर्म हो रहा है उसको ज़मीन में उतारने के लिए, ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो। अब एक बार भी अगर आपने किसी भी सर्किट को ड्रॉ नहीं किया है तो टीचर से शिकायत मत कीजिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको एक बार तो ड्रॉ करना ही चाहिए कि आखिर कहाँ क्या है। जो वर्ड यहाँ पे अब लिखे हुए हैं, LED के का मतलब होता है कैथोड। कैथोड मीन्स माइनस। ठीक है, ये कंपनसेशन हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारा PWM के लिए कंट्रोल लाइन है। ठीक है, और ये जो इन्होंने फेराइड बीड यहाँ पे लगाई है,
100 ओम्स की। देखिए डायग्राम जो बना है ये आपका कॉइल वाला है, लेकिन ये वैल्यू उसकी ओम्स में लिखी हुई है। उसकी वजह यही है क्योंकि जो बीड होती है फेराइड बीड, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो लैपटॉप में आप इसे देखते हैं ये चीज़ है, ठीक है ना। ये फेराइड बीड के तरीके ही आपका काम करेगा। और इसमें क्या रहता है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ जंक्शंस में क्रिएट आती हैं, अंदर पहुंचती हैं, उनको अगर आप फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि ये जो गंदी स्विचिंग की फ्रिक्वेंसीज़ हैं किसी और सेक्शन में अंदर ना चली जाए, या अडाप्टर से जो चीज़ आ रही थी वो मेरे लैपटॉप के अंदर ना चली जाए। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे 0 ओम्स का रजिस्टर भी देखते हैं। कुछ लोग जो अच्छे सर्किट की तमीज़ रखते हैं, कंपनियाँ शुरुआत में उन्होंने ख्याल किया है तो उन्होंने यहाँ पे फेराइड बीड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड 50 वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, और ये जो कैपेसिटर है 50 वोल्टेज के आसपास का है। सैमसंग में 35 वोल्टेज का 2.2 माइक्रोफैरड का लगाया जाता है। 1 माइक्रोफैरड या उससे अबव का जो कैपेसिटर होता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। उससे नीचे जो हमारा है यहाँ पे 47 पिकोफैरड, ये हमारा सिरेमिक कैपेसिटर है, और ये फिल्ट्रेशन में काम कर रहा है। ये एज ए छोटी सी बैटरी के तरीके से काम कर रहा है। यानी कि जब हम PWM को यहाँ पे भेजते थे तो जो पल्स आ रही है वो पल्स क्या है, किस फॉर्म में है, ये हम आपको दिखा देते हैं। इस फॉर्म में यहाँ पे पल्स आ रही है, यानी बीच में यहाँ पे एक गैप है। अब ये गैप जो बन रहा है, ये गैप हमें तो नहीं पता चल रहा है कि गैप कोई है भी ऐसा। जैसे अगर हम स्लोमा में येलो वाला जो आपके घर में पीला बल्ब अगर कहीं पे लगा हो, तो अगर आप उसे 120 रिफ्रेश रेट के ऊपर कैमरे पे, अगर आपका 4K में या 60 FPS सपोर्ट करता है अच्छा रिकॉर्डिंग, तो आप कैमरे को जला के उसमें देखिएगा, आपका जो बल्ब होगा वो आपको ऑन ऑफ होता हुआ नज़र आएगा वीडियो में। क्योंकि जो इंडिया में जो सिस्टम चल रहा है वो 50 to 60 हर्ट्ज़ का ही चल रहा है, और हमारा अगर कैमरा और तेज़ रिफ्रेश रेट लेता है तो वो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हमारी मशीन्स को नज़र आता है। तो यहाँ पे जो गैप हो रहा है ये हमें नज़र नहीं आ रहा है, DSO बता सकता है। साथ ही साथ ये चीज़ जो है, जो चीज़ उसको यूटिलाइज़ कर रही है उसको पता चल जाता है कि भाई मामला गड़बड़ा गया है। जैसे मान लीजिए पान खाने वाले इंसान के पान में अगर ज़्यादा चूना चला जाए तो उसका पूरा मुंह कट जाता है। अब अगले आदमी को तो लगता है उसने सही बनाया है, लेकिन अगले का मुंह जो होता है वो ख़तरनाक हो जाता है। तो यहीं पे कुछ ऐसा ही मामला होता है जब हम बीच में यहाँ पे गैप को छोड़ देते हैं। इस गैप को भरने का, यानी जैसे बीच में गैपिंग आ रही है वैसी स्विचिंग हो रही है। अब ये जो गैप भर रहा है, इस गैप को भरने का काम कर रहा है ये कैपेसिटर। यानी जो वोल्टेज में स्विचिंग के दरमियान में जो गड्ढा खोदेगा, उस गड्ढे को ये कैपेसिटर फिल कर देगा। यानी ये कैपेसिटर हटा, आपका बल्ब में इशू आने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइट ख़राब हो जाएगी। ये हर हालत में आपको टैंक कैपेसिटर चाहिए। अब क्योंकि ये इतना ज़्यादा ख़राब होता है, और ख़राब होने की वजह से क्या होता है, ये ग्राउंड हो जाता है। अब जब ग्राउंड हो जाता है तो डायोड जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी एक स्पेशल डायोड में आएगा। ये शॉर्ट की डायोड है। इसकी जो कट ऑफ वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 175, 145 ऐसी आपकी कट ऑफ वैल्यू आपकी आ जाएगी। पहले जो डायोड नॉर्मल था वो 700 तक की कट ऑफ वैल्यू लेता था, यानी इसका GR अगर आप डायोड का लेंगे तो 700 का आपको GR मिलेगा। आज के जो डायोड आ रहा है, शॉर्ट की डायोड आ रहे हैं, ये शॉर्ट की में क्या है, ये एडवांस हैं डायोड का वो रूप है जो मिनिमम खाते हैं। मतलब इनकी ये पहले डायोड ऐसा सिस्टम था कि यहाँ से वोल्टेज अगर जा रहा है तो वो थोड़ा सा बीच में भाई हमें भी कुछ चाहिए, थोड़ा सा ऐसे करके मांग लेते थे, तो आपका क्या होता था, वोल्टेज ड्रॉप में देखने को मिलता था। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपके शॉर्ट की डायोड आए, और शॉर्ट की डायोड का जो इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ पे किया जा रहा है। भले ये शॉर्ट की का इन्होंने सिंबल नहीं बनाया है, नॉर्मल डायोड का ही सिंबल बनाया है, लेकिन एज ए वर्किंग हमको पता है कि ये नॉर्मल डायोड नहीं है, ये शॉर्ट की ही है, यहाँ पे लगाया जाता है। अब आप नोटिस कीजिएगा डायोड का ये हिस्सा माइनस है और ये हिस्सा पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ही बाहर निकलेगा।
किसी वजह से अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट कर जाए, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट कर जाए तो यहाँ का बन गया पूरा का पूरा ग्राउंड, और ये डायोड जो था ये बन गया मेरा एलईडी वाला डायोड समझ लीजिए। यानी कि अब ये बेचारा, इसके अंदर लाइट तो निकल नहीं सकती है, अब ये होगा हीट, तो बलिदान भी दे सकता है, और जो बनाने वाला है वो इसको नहीं निकालेगा, इस गरीब को बेचारे को परेशान कर देगा। इसको उठा के क्या कर देगा, भैया डायोड ख़राब हो गया। डायोड तो मान सकते जल जाना अलग से, लेकिन ये डायोड अगर एरोजन लगाएंगे तो बेचारा हीट ये करेगा और आदमी इसके निकाल देगा। गलती जबकि यहाँ पे है, क्योंकि इसको माइनस मिल रहा है तो बेचारा यहाँ पे ये पूरा सर्किट यहीं पे कंप्लीट किए दे रहा है। वरना इसका काम क्या है, ये हमारा सीरीज़ में लगा हुआ है, इसको ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हम इस चीज़ को भी समझ चुके कि यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को इशू मिलेगा। कॉइल जो यहाँ पे है हमारे पास 10 माइक्रो हेनरी की है, यानी ये वाली आईसी अगर कहीं पे भी लगी है, या 90% जितनी भी हमें मिलेंगी लाइट से रिलेटेड आईसियाँ, उसमें 10 माइक्रो हेनरी ही मिलेगा। हमें कहाँ पे 10 माइक्रो हेनरी नहीं मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम नोट सीरीज़ में चलें तो हम आपको दिखा देंगे। हमारे वो फ़ोन जिन फ़ोनों में 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल हमें मिलेगी आगे जाके, ये भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसा होता है। ऑटोमेटिक आंसर है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेआउट को देख लेते हैं। अगर अभी हम इसको थोड़ा सा कम जूम कर लें, देखिए स्विचिंग किसके लिए है, एलईडी के लिए है। वीपीएच पावर आ रहा है, पहले बैटरी का वोल्टेज है, फिर कॉइल है, फिर स्विच है, यानी बूस्ट का ही सर्किट होगा। कॉइल फिर स्विच यानी बूस्ट है, स्विच फिर कॉइल तो बक होता। देखिए यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट की का डायोड इन्होंने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट की को मेंशन किया है, लेकिन 5A में इन्होंने इसको मेंशन नहीं किया है। तो छोटी मोटी गलतियाँ हम लोग मानते हैं कि हाँ होती रहती हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जो सिंक वर्ड का इस्तेमाल किया है ये ग्राउंड देने के लिए किया जाता है, और यहाँ पे देखिए इन्होंने एक नई लेयर से इन्होंने ग्राउंड लिया है। ये सब लेयर के सिंबल्स हैं। तो CABC जो वर्ड मैंने आपको बताया था ना, LCM, PWM और CABC, अब कैसा भी फोल्डर लगा दें, ये दोनों को सपोर्ट करने वाली आईसी है, क्योंकि ये PM6150L है, छोटी मोटी आईसी नहीं है। ये आपको इस वक्त ये जो सपोर्ट मिल रहा है चीज़ों से, वो आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि आईसीयू में काफ़ी कंपैटिबिलिटी का ऑप्शन डाला जाता है कि आखिर कहाँ से क्या किया जाए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करके रखा है, एलईडी को सिंक 1 और सिंक 2, ये जो वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किया है ये इसी के लिए है, ग्राउंड देने के लिए। और ये ग्राउंड डायरेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ से ग्राउंड लिया जा रहा है, यानी अगर ये लाइन हमारी डैमेज हो गई पिन नंबर 40, तो हमें ना चाहते भी हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे लाइट सेक्शन क्यों नहीं जल रहा है, सब कुछ सही होने के बावजूद भी। तो कॉइल से बात चलते चलते इधर चले वापस अपनी जगह पे चलते हैं, फिर इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमने ये नोटिस किया कि 90% हमें 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल मिल रही है, और जब क्वालकॉम की PM लगी मिलेगी और PM की ही जिम्मेदारी होगी लाइट देने की, तो हमें 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल देखने को मिलेगी। अब जो यहाँ पे इन्होंने एक बीड फिर लगाई है 600 ओम्स की, फ्यूजिबल कॉइल इसे कह सकते हैं, लेकिन फराइड बीट एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। कभी आपके पास टाइम होगा तो आप नेट पर सर्च कीजिएगा, सिंबल भी उसका यहाँ से डिफरेंस है, ऐसा सिंबल नहीं है, ऐसा सिंबल इन्होंने बनाया है। तो ये होता रजिस्टर विद कॉइल कॉम्बिनेशन के साथ होता है, यानी कि एज ए फ्यूजिबल रजिस्टर भी रहेगा और इम्प्योर फ्रीक्वेंसीज़ को अंदर घुसने से रोकता भी है। दोनों प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं।
तो ये यहाँ से वीपेज पावर इसके ज़रिए से यहाँ पे आता है, ठीक है। और आईसी को भी मिलता है पिन नंबर 6 पे। फिर इस कॉइल से कनेक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पे जाके ये स्विच ऑन ऑफ होती है कॉइल। जब ऑन ऑफ होती तो ये मैग्नेटाइज तरीके से ये भरना शुरू हो जाता है। जब ये भर जाती है तब यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज को ही ये डायोड रेक्टिफाई करके आगे बाहर निकालता है, और जो पल्स होती है वो 16, 18, 20, 22 जैसे वोल्टेज होते हैं उसकी ऐसे करके यूँ करके पल्स बनती है। अब जो ड्रॉप डाउन होता है पल्स में, जैसे हमको यहाँ पे ड्रॉप डाउन देखने को मिला था PWM में, तो वैसा ही भाई जो आप ले रहे हो वहाँ से, अगर कहा जाए कि एम्पलीफायर के लिए अगर आप कहीं से गाने के बोल ले रहे हो तो जहाँ पे सन्नाटा होगा वहाँ सन्नाटा मिलेगा, और जहाँ पे गाना होगा वहाँ गाना बजेगा। तो यहाँ पे जो सन्नाटा खींचा हुआ है, इस सन्नाटे को भरने के एलईडी को तो सन्नाटा चाहिए नहीं, एलईडी को तो वहाँ पे हर वक्त लाइट चाहिए, वरना आपकी डिस्प्ले की लाइट आती जाती रहेगी। उस चीज़ को गैप को भरने के लिए इन्होंने यहाँ पे करके रखा है। अगर इन केस आपकी लाइट अभी भी फ्लक्चुएशन में है तो ये ख़राब होने पे तो लाइट जलेगी नहीं, ऐसी हीट कर जाएगा। अगर आपकी लाइट फ्लक्चुएशन में जा रही तो आप इसको चेंज करके देखिए, आपका काम हो जाना चाहिए। यानी कि हमें सर्किट को देखना ही पड़ेगा। पिन नंबर 1 हमारी ये रहेगी, पिन नंबर 2 ये रहेगी, पिन नंबर 3 ये रहेगी, और यहाँ पे हमें एक नोज कट पॉइंट देखने को मिलेगा जैसा कि हमें ये पेपर वर्क बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें नोज कट पॉइंट देखने को मिल रहा है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6। ये सारी पिनें हैं। मैंने आपको GR के बारे में भी इनकी इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब आपको इसमें ये समझना है, यहाँ पे जो डायोड हमारा लगा हुआ है, ये जो धारी है डायोड की, ये रिप्रेजेंट करती है डायोड के इस हिस्से को, जो हिस्सा हमारा ये है, ये, ठीक है, इस हिस्से को रिप्रेजेंट करती है। यानी यहाँ पे पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव ही आगे जा पाएगा। यानी अगर हम इस डायोड को हम यहाँ पे देखें ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आगे यहाँ पे जा पाएगा। इससे यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव देंगे तो यहाँ नहीं चढ़ सकता, क्योंकि पॉजिटिव को ही ये पास करेगा, और जो यहाँ पे स्विचिंग होने के बाद जो कॉइल यहाँ से फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाएगा वो आगे जाके क्रॉस होके निकल जाएगी। अब अगर यहाँ पे ये सब कुछ सही है, तब भी कुछ जहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेगा, अगर बाई चांस हमारे पास ये जो लाइट के रास्ते में जो 0 ohms का एक रजिस्टर फ्यूजेबल ये लगाया जा रहा है, ये भी अगर आपका GR भले दे दे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा GR कार्बन की वजह से आ सकता है, वोल्टेज को पास नहीं करेगा। मैंने एक केस को सॉल्व कराया है, उस केस में यहीं पे था, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती कि लाइट क्यों नहीं जल रही है, और कभी वो मिलेगा केस स्टडी तो मैं आपको पोस्ट करूँगा। तो ये आपको जो यहाँ पे उन्होंने फेराइट बीड लगाई है एक साइड में, वहाँ पे 0 ohms का एक रजिस्टर था जो दर्द पैदा कर रहा था। अगला बंदा उसको समझ नहीं पाया था तो मेरे पास लेके आया था, मैंने उसको दिखाया, वो हंस रहा था, सोच के कि इतनी छोटी सी चीज़ थी। हाँ, छोटी सी चीज़ फंसा देती है। अब देखिए, इस IC के दरमियान में भी ये ना हो कि आपने उसको दिखाया, दिखाने के बाद बताया नहीं। देखिए, PM6150L है। L का मतलब ही यहाँ पे है कि ये चीज़ लाइट को सपोर्ट करती है। अगर A लिखा होता तो ये IC में आपको लाइट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको डेडिकेटेड अलग एमोलेड IC देखने को मिलेगी। तो अगर हम हार्डवेयर सोल्यूशन को भी देख लें इसके, तो ये हो जाएगा कि थोड़ा सा जो भी आप देख रहे हैं, अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है, समझ में आ रहा है, तो हमें इसका ये वापस पलट के आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस एक ही चीज़ का चाहिए कि हमें मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, और आपको क्या गाइडेंस मिल सकती है, आप दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं इस चैनल को कि आपको एक्चुअल में क्या बताया जा रहा है, क्या आपके काम आ रहा है, वो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, यानी काम की चीज़ कहीं से भी मिले आप ले लीजिए। देखिए, तो यहाँ पे जो कॉइल हमारी है, यानी जाहिर सी बात है ये हमारी कॉइल अब 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल है। अगर यहाँ पे ये कॉइल ख़राब हो गई तो फिर हमें 4.7 माइक्रो हेनरी की ही कॉइल ढूंढनी पड़ेगी। अब वो जहाँ पे भी मिले, क्या हमें 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल 5 में देखने को मिल सकती है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो लेआउट के हिसाब से आप देखेंगे तो ये हमारी लाइट की जो कॉइल है, ये 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल थी। अगर 5A की बोर्ड हमारे पास पड़ी हुई है
तो क्या हमें वहाँ से ये कोयल अगर मेरी फूक गई है तो क्या मिल सकती है? तो देख सकते हैं 4.7 UH माइक्रो, U फॉर माइक्रो, H फॉर हेनरी। चलिए ये हमें कॉइल मिल गई UT2301, ठीक है। यानी अगर हम लेआउट पे जाएं और जाके देखें तो हमें कॉइल की हम कहाँ से ले सकते हैं? ये जो ग्राफिक सेक्शन हमारे पास इसके जस्ट ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ये हमारी FB, इन्होंने FB करके लिखा है लेकिन ये है नहीं वहाँ पे। ये इस PDF में कहीं ना कोई कमी है। यानी ये जो हमारी कॉइल है, ये अगर हम इसको देखें ग्राफिक सेक्शन को, इसके जस्ट ऊपर हमारे पास ग्राफिक सेक्शन है। यानी ये जो हमारी कॉइल है ये हमारी 4.7 माइक्रो हेनरी की है। अगर हम इसको उठा के वहाँ पे लगा देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, अगर ये ख़राब हो गई है तो, ठीक है। अब क्या है इस सेट में हमें और थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को, कुछ लोगों को सिर्फ फ़ोटोज़ से ही समझ में आता है, फ़ोटोज़ से कुछ ही दिन का भला हो सकता है, बेस मजबूत नहीं हो सकता। VPH का पावर आया, आने के बाद IC के अंदर गया, साथ साथ कॉइल को भी अटैच हुआ, कॉइल को क्रॉस किया एज ए जंपर के तरीके से, वापस IC के अंदर गया। यहाँ पे ये स्विच होगा, यानी ऑन ऑफ की जाएगी, कॉइल को बार बार ग्राउंड किया जाएगा। ग्राउंड करने की वजह से इसके अंदर वोल्टेजेस भरने शुरू हो जाएंगे और भरने के बाद इस डायोड के पॉजिटिव पार्ट पे आएंगे और रेक्टिफाई होकर यहाँ नेगेटिव से बाहर की तरफ निकलेंगे। जब निकलेंगे तब क्या होगा, एक मिलेगा टैंक कैपेसिटर, जो इसको वही उस चीज़ को हमारा इलेक्ट्रोलिटिक हमारा कैपेसिटर होगा 1 माइक्रोफैरड से या उतने का होगा या उससे अबव का होगा। 35 वोल्ट से ऊपर कैपेसिटी का होगा, या उतने 35 से लेके या उससे अबव का हम लेके चलेंगे। उसके बाद हमारे पास एक कैपेसिटर छोटा रहेगा, ये हमारा गंदी फ्रीक्वेंसीज़ को फ़िल्टर करने के साथ साथ रहेगा। और अब ये जा रही है IC के अंदर, किस चीज़ के लिए जा रही है कि ऐसा तो नहीं है, ये स्मार्ट ICयाँ शुरुआत में भी चेक कर लेना चाहती हैं कि कहीं ज़्यादा बूस्ट वोल्टेज तो अवेलेबल नहीं हो गए, ज़्यादा बना तो नहीं दिए मैंने। उसके बाद यहाँ से इस हमारे पास यहाँ पे ये कॉइल हो सकती है, या हमारा ये कॉइल ही हमारी यहाँ पे रहेगी। कॉइल से हमें क्रॉस करने के बाद ये फ्यूजिबल कॉइल हमारी रहेगी और ये हमारा निकल जाएगा LED A के नाम से, वोल्टेज रेगुलेटेड वोल्टेज, यानी बनाया हुआ वोल्टेज, LED एनोड। और कैथोड की जगह पे यहाँ पे सिंक जो इन्होंने लिखा है, यानी ग्राउंड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। K1 K2 जो LED की 2 स्ट्रिप डिस्प्ले के अंदर है, उसका एक ग्राउंड नंबर 1, ग्राउंड नंबर 2 ये IC के अंदर डायरेक्ट आ रहा है और कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई सपोर्टिव, यानी यहाँ का जो GR हमें मिलेगा ये हमें ग्राउंड वाला GR, हमें उस वाले IC में हमें जो GR मिल रहा था वो 8 का मिल रहा था, यहाँ पे GR हमें 80, 100, मतलब इतना कम नहीं मिल सकता कि कहा जाए कि 8-10 का मिलेगा। और कोई बेवकूफ़ी करके अगर यहाँ पे ग्राउंड दे देगा, इनको डायरेक्ट यहाँ से ग्राउंड दे देगा या रजिस्टर लगा के ग्राउंड दे देगा, तो ऐसी कभी काम नहीं करेगी, यहाँ पे नहीं आना है। अब PWM की जिम्मेदारी जो है वो फोल्डर की ही है, तो फोल्डर यहाँ से जो वोल्ट के अपने वोल्टेज रहेंगे 1.8 का वोल्टेज लेता है जो फोल्डर, यहाँ से PWM अपनी वापस देगा, यहाँ से PWM जाएगी, ठीक है। जाने के बाद इस IC को बताएगी कितनी स्विचिंग करानी है, वो स्विचिंग के हिसाब से लाइट को मेंटेन करके देगी यहाँ पे। तो ये हमारा फ़ोन हो जाएगा चालू। अब अगर आप देखें तो क्या इससे ऊपर का कहीं पे कुछ अवेलेबल है, या कोई ऐसा फ़ोन जिसमें कुछ और ऐसा बताया गया हो जो हमारे पल्ले या आपके पल्ले ना पड़े? देखिए इस IC के अंदर एमोलेड सेक्शन को तो हम समझेंगे थोड़ा सा, एक सेकंड। इस IC के अंदर हमें ये वो सारे काम कर रही है जैसे पूरी एमोलेड IC भी काम करती है, यानी माइनस भी देना, पॉजिटिव भी देना और लाइट भी देना, तीनों का ऑप्शन एक IC देती है। इस IC के अंदर ख़ासियत ये है, भले ये फ़ोन TFT बेस है लेकिन ग्राफिक्स के वोल्टेज भी यही दे रही है, ठीक है। वी डिस्प्ले पॉजिटिव आउट, वी डिस्प्ले माइनस आउट, और साथ ही साथ लाइट को भी यही IC प्रोवाइड करा रही है। तो अब ये सर्किट जो मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको कोशिश करें एक बार ड्रॉ करने की, अगर बाई चांस कुछ नहीं आ रहा है आपको,
तो हम आपको पूरी गाइड कर सकते हैं, आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक चीज़ आपको और बता दें, ये बोनस टिप के लिए, अगर ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं इस फ़ोन में आईसी चेंज करने के बावजूद भी, यहाँ पे C903, C904 वी डिस्प्ले MID, चाहे PM 632 हो, ये वर्ड आपको याद रखना है, वी डिस्प्ले MID। आईसी चेंज करने के बावजूद भी अगर ग्राफिक्स के वोल्टेज ना बनाए और क्वालकॉम बेस्ड आईसियाँ हो तो ये वर्ड ज़रूर सर्च कीजिएगा। ये कैपेसिटर दोनों लगे होंगे, इनमें से कोई ना कोई आपको शॉर्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये ग्राफिक्स के वोल्टेज नहीं बनाएगी। जब तक ग्राफिक्स नहीं बनाएगी तब तक लाइट की कोई उम्मीद नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। लगभग वीडियो 20-25 मिनट का हो गया है। अगर हमें सही रिप्लाई मिल रहा है फिर हम एक सीरीज़ ही बता देंगे पूरी लाइट सेक्शन की। यानी इम्पॉसिबल है कि आप बस ये हो कि लेयरें एकदम डैमेज बियॉन्ड रिपेयर वाला फ़ोन ना हो, आप बना लोगे। PWM का मैं आपको जुगाड़ बता दे रहा हूँ। PWM का जुगाड़ क्या है यहाँ पे, अगर इनके इस फ़ोन में हमें PWM नहीं मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे इस फ़ोन में 5A वाले में PWM अवेलेबल नहीं थी, फोल्डर में कोई फॉल्ट था, तो जो PWM आ रही थी यहाँ से, उसको हम कहाँ से ले लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें ग्राफिक्स का मिल रहा है ना, EN1। ये ग्राफिक आईसी के नीचे इनेबल आता है, यानी हमें आईसी कौन सी देखनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक है। इस आईसी के नीचे CPU से एक ग्राफिक्स का इनेबल आएगा, EN1। तो हमें करना ये होगा, इस आईसी को पिन नंबर B1 बिटमैप खोलेंगे, बिटमैप खोलने के बाद पिन नंबर B1 को देखेंगे और B1 से हम ले लेंगे यहाँ से। अगर कहिए तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ताकि आपको ये भी समस्या ख़त्म हो जाए कि अगर PWM अवेलेबल ना हो तो क्या किया जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद है आपको एक एक चीज़ काम की लगेगी इसमें। ये बोर्ड हैं आपके बहुत काम आने वाली हैं। स्क्रैप बोर्ड परचेज़ कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। यहाँ से हम एक देखिए LCD DC इनेबल 1, यहाँ से एक माइक्रो जंपर हम लेके अगर हम यहाँ पे दे देंगे तो हमें एक आसानी ये हो जाएगी कि अगर हमारी PWM नहीं भी आ रही है तो जब ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट के लिए CPU इनेबल भेजेगा, वही इनेबल लाइट की PWM बन जाएगा। अब परमानेंट लाइट जला करेगी तब तक के लिए जब तक ग्राफिक्स है। जैसे ही ग्राफिक्स गया लाइट भी गई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इस जगह पे अवेलेबल करा दें तो यहाँ से हम इस चीज़ को यहाँ से जंपर यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक हमारा काम ये वाला बन जाएगा। तो जब हमें ग्राफिक्स मिलेगा तो हमें लाइट ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाएगी। Note 6 Pro इसमें इस वाले फ़ोनों में क्या करना होगा, इन फ़ोनों में जहाँ पे हमें ग्राफिक्स का वोल्टेज मिल रहा होगा वहाँ पे हमें डिवाइडर मेंटेन करना होगा। एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाने के बाद, यानी 5 वोल्टेज का जो आ रहा होगा उसका जो हमको डिवाइडर सर्किट बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको जब अच्छे कमेंट्स आएंगे या कमेंट बुरे भी हों या कुछ भी हो, मुझे इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी कि आपको पसंद आ रही सीरीज़, तो मैं आपको डिवाइडर बता दूंगा जहाँ से 1.8 का वोल्टेज आप बना के, या जिनको अंदाज़ा है वो बना लेंगे, अब उसी 5 वोल्टेज ग्राफिक्स के वोल्टेज में से ये CABC लाइन को ये प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट लाइट भी हमारी आ जाएगी, ठीक है। कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं होगा, हम ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट से लाइट को पूरा कर देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने इसको बनाया था, साथ साथ जो बाहर जो जिनको ज़रूरत पड़ जाती कभी किसी चीज़ की, तो वो बिना किसी चीज़ को छुपाए, बिना किसी चीज़ को आपको परेशान किए मैं सारी चीज़ों को आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर बाई चांस कोई कमी रह जाएगी तो आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए। टाइम देने के लिए थैंक यू।